वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रश्नावली 6.2 में एक्सरसाइज 6.2 में सबसे पहले हम ले रहे हैं सवाल नंबर 1। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 6.17 1 और 2 में DE भुजा DE पैरेलल है BC के, 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक आकृति दी गई है 6.17, उसमें दो हिस्से हैं। पहले भाग में ये वाली आकृति है और दूसरे भाग में ये वाली आकृति है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, कुछ मान दिए गए हैं। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है कि दोनों में DE भुजा जो है वो BC के पैरेलल है। देखिए ये भुजा DE, ये BC इसके पैरेलल है, दोनों भुजाएं पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, इसी तरह इस चित्र में भी DE और BC दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को, सवाल के दोनों भागों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम ले रहे हैं पहला भाग। ठीक है, तो पहले भाग में हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है वो चीजें हम नोट कर लेते हैं। देखिए AD, A से D तक की दूरी दे रखी है, AD बराबर कितनी दे रखी है 1.5। ठीक है, और D से B तक की दूरी दे रखी है, DB वो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, AE, A से E तक की दूरी हमें दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और EC ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है DE, ये जो भुजा है DE ये पैरेलल है किसके, BC के। अब चूंकि ये DE BC के पैरेलल है
इसलिए अतः बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, एडी, ये एडी और डीबी इन दोनों का अनुपात और एई और ईसी इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, इसको लिखेंगे एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी। ठीक है, अब इसमें हम एडी, डीबी, एई और ईसी इनके मान रख देंगे। ठीक है, तो एडी का मान कितना है 1.5, डीबी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इक्वल्स टू एई का मान कितना है, एई 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ईसी हमें ज्ञात करना है, ईसी का मान ईसी हमें दे रहे हैं, ईसी की जगह पे ईसी लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 ईसी बराबर 3 और खाली ईसी की वैल्यू हम निकालेंगे तो ईसी तो यूं क्यों रह जाएगा और 1.5 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा 3/1.5। ठीक है, 1.5 का जब 3 में हम भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 1.5 इंटू 2 यानी 3 यानी 2 बार जाएगा। तो ईसी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 2। ये हो गया हमारा आंसर। हमसे ईसी की वैल्यू पूछी गई थी और वो हमने बता दी, ईसी बराबर आ गया 2। तो ये तो बात हो गया हमारे इस सवाल के पहले भाग की। अब हम बात करते हैं इस सवाल के दूसरे भाग की। कितना उतार लिया आपने, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, देखिए अब हम बात कर रहे हैं इस सवाल के दूसरे भाग की। दूसरे भाग में क्या है, वही त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दे रखा है हमें वो नोट करो। त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दे रखा है, एडी यानी ये वाली दूरी ये हमें नहीं दे रखी है, पता करनी है। डीबी वो हमें दे रखी है कितनी 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एई ए से ई तक की दूरी एई ये हमें दे रखी है कितनी 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ईसी ये हमें दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि डीई जो भुजा है, ये डी और ई यानी ये वाली जो भुजा है ये किसके समांतर है, बीसी के। ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर। डीई पैरेलल टू बीसी ये हमसे कहा गया है। ठीक है, ये हमें दिया है, ये प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, सारी बातें लिख दी हमने। ठीक है, अब डीई पैरेलल टू बीसी है, इसका मतलब त्रिभुज में एक भुजा इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद आनी चाहिए। अतः बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेस थ्योरम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार इसके अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है एडी और डीबी ये भुजा का ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा इनका अनुपात, और एई यानी ये वाला हिस्सा और ईसी ये वाला हिस्सा इनका अनुपात बराबर होगा। यानी इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एडी बाई डीबी बराबर एई बाई
EC। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम? अगली स्टेप में हम करेंगे, इनका मान रखेंगे। तो AD का मान कितना है वो हमें मालूम नहीं है, तो AD का मान यूं क्यों लिख दिया, AD लिख दिया। DB का मान कितना दे रखा है, 7.2 सेंटीमीटर लिख दिया। इक्वल्स टू AE का मान कितना है, 1.8 अपॉन EC का मान कितना है, 5.4। ठीक है, मान रख दिए। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AD 5.4 से होगा तो ये हो जाएगा 5.4 AD, और इधर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, और जब AD की वैल्यू निकालेंगे हम तो खाली AD, तो AD तो यहीं रह जाएगा, और ये जो 5.4 है ये इधर जाकर के भाग डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा मतलब। ठीक है, बटे में चला जाएगा, अपॉन में। ठीक है, तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट हट गया, 18 तिया 54 3 बार चला जाएगा, 54 18 तिया 54 3 बार चला जाएगा। और 3 से जब हम 7.2 को काटेंगे, यानी 72 को ही काट लेते हैं पहले, तो 72 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 दूनी 6, 2 बचा 1, 3 चौक 12, 24 आ गया। एक के बाद में पॉइंट लगा दिया तो हमारे पास में आ गया 2.4। तो AD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 2.4। यही हमें ज्ञात करनी थी, तो AD बराबर 2.4, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 2 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि किसी त्रिभुज PQR की, कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है, PQR की भुजाओं PQ ये वाली भुजा और PR पर क्रमशः रेस्पेक्टिवली बिंदु E और F स्थित हैं। क्रमशः का मतलब है PQ पर तो E बिंदु मौजूद है और PR पर F बिंदु मौजूद है। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF और QR पैरेलल है, क्या EF और QR पैरेलल है। कुल मिलाके इस सवाल में 3 स्थितियां हमें दी गई हैं। ठीक है, और हमें ये बताना है कि ये EF और QR क्या पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें क्योंकि यहाँ पर पैरेलल है या नहीं है ये बताना है, इसका मतलब यहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, BPT जो है हमारी उसके कन्वर्स थ्योरम का, उसकी विपरीत थ्योरम का। क्यों, क्योंकि BPT की जो कन्वर्स थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की जो विपरीत थ्योरम है, वो ये कहती है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो यहाँ पे हमें समानांतर का ही पता करना है। इसका मतलब वास्तव में हमें क्या चेक करना है, इसका मतलब ये है कि वास्तव में हमें ये चेक करना है कि ये जो भुजा है EF, क्या ये जो भुजा है वो इस PQ को और PR को समान अनुपात में काटती है या नहीं है। अगर समान अनुपात में काटती है तो ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर समान अनुपात में नहीं काटती हैं तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है,
आई बात समझ में कि क्या कॉन्सेप्ट हमें प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके तीनों भागों को लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला भाग। पहले भाग में हमें कुछ मान दिए गए हैं। क्या मान दिया गया है? PE 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये समान अनुपात में है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? BPT के अनुसार इसको हम लिखेंगे PE BPT के अनुसार, यहाँ लिख देंगे BPT के अनुसार। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम? PE बाई EQ बराबर PF बराबर FR। ठीक है, BPT के अनुसार इस प्रकार लिखेंगे हम। ठीक है, और इसमें अगर हम ये जो मान दिए गए इन मानों को हम रख दें तो PE कितना दे रखा है? 3.9, तो 3.9 लिख दिए। EQ कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख दिए। इक्वल्स टू PF कितना दे रखा है? 3.6 अपॉन FR कितना दे रखा है? 2.4 लिख दिए। ठीक है, अब इनका अनुपात हमें चेक करना है, तो अनुपात चेक कर लेते हैं। देखिए अगर इसको हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा? ये इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 1.3 और इनको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1.5। ठीक है, तो इधर अनुपात क्या आया? इन दोनों का अनुपात क्या आया? 1.3 और इधर क्या है अनुपात? 1.5, यानी अनुपात अलग अलग है। अगर समान होता तो ये दोनों रेखाएं पैरेलल होती, कन्वर्स BPT के अनुसार। ठीक है, क्योंकि अनुपात अलग अलग है, क्योंकि PE बाई EQ और PF बाई FR ये बराबर नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है। अतः ये जो है EF और QR, EF व QR समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला भाग। अब हम दूसरा भाग चेक करते हैं। अब दूसरे भाग में हम कैसे लिखेंगे? वही वाली बात, ये त्रिभुज PQR में कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए PE बाई EQ बराबर PF बटा FR, ये होना चाहिए। अगर ये दोनों को पैरेलल हमें बताना है तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि EF और QR पैरेलल हैं, समांतर है। तो हमें देखना है कि ऐसा है या नहीं, समान अनुपात में ये दोनों भुजाएं कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम मान रख देंगे। मान हमें क्या दे रखा है दूसरे भाग में? PE की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिया। अपॉन EQ की वैल्यू दे रखी है 4.5, तो 4.5 लिख दिया। इक्वल्स टू PF की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 लिख दिया। और अपॉन FR या RF एक ही बात है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, तो अपॉन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखने में तो ऐसा लग रहा है, देखिए ये इधर 4/4.5 है और इधर 8/9 है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये कैसे है? गुणज है। अगर हम इस वाली संख्या को, इधर वाले LHS को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा?
अगले स्टेप में, वही 4 दूनी 8 बटा 9 बराबर 8 बटा 9, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हैं, यानी दोनों भुजाएं समान अनुपात में कट रही हैं, समान अनुपात में कट रही हैं। और जब भी दोनों भुजाएं जब भी कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका मतलब ये जो EF जो भुजा है वो पैरेलल है किसके? QR के। ठीक है, इसमें ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल का तीसरा और आखिरी हिस्सा लेते हैं। इस सवाल के तीसरे हिस्से में सिद्ध हमें वही करना है। क्या सिद्ध करना है? PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये है तो EF और QR पैरेलल हैं, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अब इस सवाल में परेशानी क्या है? थोड़ी सी परेशानी है। क्या परेशानी है? देखिए, जो हमें सवाल में मान दिए गए हैं वो देखिए सारे मान वो सेम नहीं दे रखे हैं। हमें PQ का मान दिया हुआ है, PQ यानी ये पूरी भुजा जो है इसका मान हमें दे रखा है, अलग अलग नहीं दे रखे हिस्सों के मान, पूरी भुजा का मान दे रखा है 1.28। ठीक है, PR यानी इस वाली पूरी भुजा का मान दे रखा है 2.56। PE यानी एक हिस्से का नाम दे रखा है PE, इस हिस्से की माप दे रखी है 0.18। और PF यानी इस वाले हिस्से की नाप दे रखी है हमें 0.36, यानी इन हिस्सों की नाप नहीं दे रखी है हमें। ये वाली EQ हमें नहीं दे रखा है और FR हमें नहीं दे रखा। ठीक है, ना तो हमें EQ मालूम है ना FR मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। क्या ट्रिक का इस्तेमाल करना है? देखिए, टोटल लेंथ हमें दे रखी है, उसमें से एक हिस्से की नाप दे रखी है, तो अगर टोटल लेंथ में से हम इसको घटा दें, यानी PQ में से PE घटा दें तो हमें EQ मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ठीक है, इसी तरह से अगर हम PR भुजा की बात करें तो PR भुजा की कुल लंबाई हमें दे रखी है और PF की लंबाई हमें दे रखी है। तो अगर हम कुल लंबाई यानी PR में से PF को घटा दें तो FR ये लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी इस चीज को हम किस तरह से लिख देंगे? अब PE अपॉन EQ को हम कैसे लिख देंगे? EQ को हम लिख देंगे, EQ की जगह पर क्या लिख देंगे? PQ माइनस PE। ये किसको लिखा हमने? EQ को। ठीक है, तो इक्वल्स टू PF अपॉन FR को कैसे लिखना है हमें? FR को लिखना है PR माइनस PF, PR माइनस PF। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है जो हमें सवाल में दी गई है, वैल्यू रख देते हैं हम। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे। देखो PE की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 0.18, तो हमने लिख दिया 0.18 अपॉन PQ माइनस PE, तो PQ कितना दे रखा है? PQ 1.28 1.28 माइनस PE कितना दे रखा है हमें? PE 0.18, तो 0.18 लिख दिया, 0.18 लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू PF कितना दे रखा है? 0.36, तो 0.36 लिख दिया अपॉन नीचे क्या करना है? PR कितना दे रखा है? 2.56, तो 2.56 लिख दिया 2.56 माइनस
पी एफ कितना दे रखा है 0.36, तो वो 0.36 लिख दिया, 0.36, यानी कुल मिला के मान रख दिए। अब मान रखने पे क्या करना है, 1.28 में से, और जब हम 0.18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.10, 1.10, ठीक है। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, ये देखिए सॉल्व करते हैं। तो 0.18 तो ऊपर यूं क्यों रहा, नीचे क्या आ गया, 1.28 में से 0.18 घटाया तो 1.10, 1.10, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर 0.36 ऊपर यूं क्यों रहा, अपॉन 2.56 में से 0.36 को जब हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2.20, 2.20 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए क्या होना करना है हमें। अब देखिए ये है, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। अब 2 से हम काट देते हैं, 2 से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 9, और नीचे आ जाएगा 110 को 2 से काटेंगे तो 55, 55। इसी तरह से यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट चला गया। अब 36 और 220 इनको काटेंगे हम, ठीक है। 4 से काट लेते हैं तो 4 नाम 36, 9 बार चल जाएगा। 4 से इसको काटेंगे हम तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 55 आ गया, यानी इधर भी 9/55 आ गया, 9/55, और RHS में भी 9/55, 55, ठीक है। यानी दोनों भुजाएं समान अनुपात में कटी हुई हैं। अब दोनों भुजाएं अगर समान अनुपात में कटी हुई हैं तो बाई कन्वर्स बीपीटी की विपरीत के अनुसार, कन्वर्स विपरीत बीपीटी की विपरीत के अनुसार, विपरीत प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, कन्वर्स बीपीटी के अनुसार या कन्वर्स थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो गया, वही EF, ये जो भुजा है ये सब पैरेलल है किसके, QR के, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो 6.2 का सवाल नंबर 2 था ये हमारा हो गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 3 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 6.18 में, यानी ये जो आकृति हमें दी गई है, इस आकृति में LM पैरेलल टू CB, LM CB के पैरेलल है, समांतर है। तो LM देखिए कहाँ पर है, LM, L ये रहा, M ये रहा, ये जो LM है ये पैरेलल है किसके, CB के, CB, ये C है ये B, यानी ये पैरेलल है, ये पैरेलल है दोनों, ठीक है, दोनों पैरेलल है। दूसरी बात हमसे क्या कहा है, LN कौन सा, L तो ये रहा, N ये रहा, और CD, C तो ये है ही, और D ये रहा, CD, ये भी पैरेलल है, यानी ये आपस में, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB, AM ये वाला AM बटा AB यानी पूरी लाइन, और AN यानी ये बटा AD यानी ये पूरी भुजा, ये है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमसे ये कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई भुजा है, पैरेलल कोई भुजा है, तो हमें क्या याद आनी चाहिए, बीपीटी, थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चित्र हमें दिया गया है, इस चित्र के अंदर हमें ये कह दिया कि ये भुजा और ये भुजा पैरेलल है, और ये भुजा और ये भुजा पैरेलल है, ठीक है। और देखिए दो त्रिभुज हमें नजर आ रहे हैं, A B C,
एक त्रिभुज तो हमें ये नजर आ रहा है ए बी सी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है? ए बी सी, यानी ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या बीपीटी लगाएंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पहले हम लगाएंगे पहले वाले में, यानी त्रिभुज ए बी सी में, और फिर लगाएंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, ठीक है, कैसे लगाएंगे हम? देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है? हमें दिया गया है एल एम पैरेलल है किसके? सी बी के, सी बी के, ये पैरेलल। ठीक है, ठीक है, अब पैरेलल है इसका मतलब बीपीटी के बीपीटी आएगा काम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा। अतः बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा? बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार इसको हम लिखेंगे किस तरह से? देखिए ये जो भुजा है ए बी, इसको हम लिखेंगे ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी। ये भुजा ए बी जो थी इसको हमने समानुपात में लिख लिया, इसके दो भाग थे ए एम और एम बी, इन दोनों को अनुपात रूप में हमने लिख दिया ए एम बटा एम बी। ठीक है, इक्वल्स टू बराबर होना चाहिए कौन सी? दूसरी भुजा के। दूसरी भुजा कौन सी है? ए सी, ये ए सी भुजा है, इसके भी दो भाग हैं ए एल और एल एम, तो इनको भी अनुपात रूप में लिख देंगे हम। तो ए एल अपॉन एल सी, तो ये लिख दिया ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, बीपीटी के अनुसार बाई बीपीटी। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखिए, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, व्यतक्रम कर देंगे। अगले चरण में, अगला चरण में यहीं ले लेता हूं, अगले चरण में हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। एम बी को ऊपर ले जाएंगे, ए एम को नीचे ले आएंगे, एल सी को ऊपर ले जाएंगे और एल ए एल को नीचे ले आएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, व्यतक्रम कर दिया, तो एम बी ऊपर चला गया अपॉन ए एम नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरह से इक्वल्स टू एल सी को ऊपर ले गए, एल सी, और ये जो ए एल था इसको नीचे लिया है, ए एल को नीचे लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? अगली स्टेप के अंदर हम LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो इसको लिख देंगे एम बी अपॉन ए एम +1 इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा एल सी अपॉन ए एल +1। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लेंगे हम, अगली स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं हम। ये एलसीएम लिया तो ए एम नीचे आ गया, इधर एम बी यूँ क्यों रहा प्लस ए एम यूँ क्यों रहा, ए एम आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको, लघुत्तम। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, फिर बता देता हूँ यहाँ पर आपको। ए एल जैसे इसमें लघुत्तम लिया हमने, ए एल लघुत्तम ले लिया, तो ए एल में ए एल का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो एक बार जाएगा, और एक को जब एल सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल सी आ जाएगा यूँ क्यों। ठीक है, प्लस 1 के नीचे 1 मानते हुए इससे जब हम इसका भाग लगाएंगे तो ए एल आ जाएगा, और ए एल को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एल आ जाएगा, ये ए एल आ गया। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए एम बी प्लस ए एम, एम बी ये तो है एम बी,
प्लस ए एम, ये है ए एम, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है, तो एम बी प्लस ए एम की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो अगली स्टेप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन, नीचे तो ए एम है तो ए एम लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू एल सी प्लस ए एल, एल सी ये वाला हिस्सा, एल से सी तक यहाँ तक ऐसा, और ए एल यहाँ से यहाँ तक ऐसा, इन दोनों जुड़ रहे हैं तो इनको जोड़ा तो ए सी बन गया। क्या बन गया, ए सी। तो इसको लिख देंगे हम ए सी बाई ए एल तो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको वापस से हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे, व्यतक्रम कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए ऐसा कर देंगे, वापस से व्यतक्रम कर रहे हैं, ए एम को ऊपर लिख दिया अपॉन ए बी को नीचे लिख दिया, इक्वल्स टू ए एल को ऊपर लिख दिया और ए सी को नीचे लिख दिया, और इस चीज को हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1, ये हमें ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज को जब हमने सॉल्व किया तो हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे त्रिभुज को सॉल्व करेंगे और समीकरण नंबर 2 प्राप्त करेंगे। ठीक है, सेम यही पैटर्न रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, दूसरा त्रिभुज, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है ना, ये हमने ये मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में, अब त्रिभुज ए डी सी में क्या दे रखा है हमें, एल एन और सी डी, यानी सी डी है, एल एन और सी डी, ये पैरेलल है। क्या दे रखा है हमें, एल एन पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अतः बीपीटी के अनुसार, अतः बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, बीपीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भुजा जो है हमारी ए डी, इसके दो हिस्से हो गए, ए एन और एन डी। दूसरी भुजा है ए सी, इसके भी दो हिस्से हो गए, ए एल और एल सी। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए बीपीटी के अनुसार। तो हम इसको लिखेंगे बीपीटी के अनुसार, कैसे लिखेंगे, ए एन अपॉन एन डी, ठीक है, बराबर ए एल अपॉन एल सी, ये लिख दिया हमने, ये बीपीटी के अनुसार लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पहले भी हमने रेसिप्रोकल किया था, वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे, व्यतक्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उसको जब हम व्यतक्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगले चरण में एन डी ऊपर चला जाएगा, एन डी ऊपर चला गया और ए एन नीचे आ गया, ए एन नीचे आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू एल सी ऊपर चला गया और ए एल नीचे आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या करेंगे अगले चरण में, ये जो एल एच एस और आर एच एस है, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में हम +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन +1 इक्वल्स टू एल सी अपॉन ए एल +1। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो अगले चरण में जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम, ये एलसीएम लिया तो इधर तो आ गया ए एन, तो एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने पे ऊपर क्या बच गया,
ऊपर एक तो एन डी आ गया प्लस ए एन आ गया। ठीक है, एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ए एल एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया, तो ए एल से ए एल कट गया, एल सी आ गया ऊपर, एल सी प्लस इधर 1 से ए एल करेंगे तो ए एल बाहर जाएगा, डिवाइड होगा, भाग जाएगा, ए एल को 1 से करें तो ए एल आ जाएगा, ए एल आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी यानी ये वाला हिस्सा प्लस ए एन यानी ये वाला हिस्सा, इन दोनों, ये दोनों जुड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है, ए डी, ए डी। तो इन दोनों को जोड़ के हम लिख देंगे ए डी बाई, नीचे तो ए एन है ही, ए एन इक्वल्स टू, इसी तरह से एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, ये हो जाएगा ए सी बाई, नीचे तो ए एल है ही पहले से। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमने वापस से रेसिप्रोकल कर दिया, वापस से व्यस्तक्रम कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी ए एन ऊपर चला गया, ए डी नीचे आ गया, इक्वल्स टू ए एल ऊपर चला गया, ए सी नीचे आ गया, और इस चीज को हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2 समीकरण निकाल लिया हमने। ठीक है, यहां तक की बात लिख ली आपने। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2, ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। देखिए यहां पर, यहां का देखता हूं, समीकरण 1 क्या था हमारा, इसको मिटा ही देता हूं, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 हमारा था ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, ये हमारा था समीकरण नंबर 1। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 क्या आया हमारा, समीकरण नंबर 2 आया हमारा ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, यह है समीकरण नंबर 2। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को देखें तो हमें मालूम चलेगा कि दोनों में RHS जो है, एक पक्ष जो है वो बराबर है, AL बटा AC यहाँ पर भी है, AL बटा AC यहाँ पर भी है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करें तो देखिए AM बटा AB AL बटा AC के बराबर है, और AN बटा AD ये भी AL बटा AC के बराबर, यानी ये दोनों आपस में भी बराबर है। यानी समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करें तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए AM बटा AB AN बटा AD, ये हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं किया है। 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हुए थे, दोनों त्रिभुजों में हमने BPT लगाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम लगा करके फिर दोनों समीकरण हमें प्राप्त हुए। दोनों समीकरणों को जब हमने तुलना करी तो तुलना करते ही हमारे पास में वांछित आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 6.19 में, यानी इस वाली आकृति में, यदि DE पैरेलल टू AC, DE यानी ये D और ये E, ये E, ये जो भुजा है
डी ई, ये पैरेलल है किसके? ए सी के, ए सी के पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ठीक है। और डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ यानी ये वाली जो भुजा जो बच गई ये डी एफ, ये पैरेलल है किसके? ए ई की। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई, बी एफ ये बी एफ बटा एफ ई यानी ये वाली लाइन इक्वल्स टू बी ई ये बी ई अपॉन ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे देखिए, यदि हम इस आकृति को देखें तो इस आकृति में हमें दो त्रिभुज नजर आएंगे, दो त्रिभुज नजर आएंगे। कौन कौन से? ये देखिए, पहला त्रिभुज तो हमें नजर आएगा ए बी सी, ए बी सी। त्रिभुज तो कई नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें दो त्रिभुजों पर खास तौर पर ध्यान देना है। पहला तो ये ए बी सी, ये ए बी सी। ठीक है, और इस त्रिभुज में ए सी जो भुजा है इसके पैरेलल भुजा दी है डी ई, ये वाली भुजा डी ई, ये एक पैरेलल भुजा दी है, सवाल में दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पर हम बीपीटी लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में हमें क्या करना है, एक त्रिभुज तो ये है और ये इसकी पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगानी है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है हमारा ए बी ई, ये ए से बी, ये ई, ये वाला। और इसमें हमसे क्या कहा गया है कि ए ई के पैरेलल है कौन सी भुजा? डी एफ, ये भुजा पैरेलल है। ठीक है, तो दो त्रिभुज पे हमें कंसीडर करना है, दो त्रिभुज पे हमें ध्यान देना है, और दोनों त्रिभुजों में हमें बीपीटी लगानी है, थेल्स थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? देखिए देखिए, प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में क्या है? डी ई पैरेलल टू ए सी। डी ई जो है रेखा, वो भुजा, त्रिभुज की भुजा ए सी के समांतर है। ठीक है, इसका मतलब बाई बीपीटी, बीपीटी के अनुसार, क्या हो जाएगा? बीपीटी के अनुसार क्या हो जाएगा? देखिए, डी बी और ए डी, ये ए डी। देखिए, इस त्रिभुज की बात करें ना, तो ये त्रिभुज हो गया, ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई। तो क्या हो जाएगा? ये डी बी बाई ए डी, डी बी बाई ए डी। उसको हम लिख सकते हैं डी बी बाई ए डी इक्वल्स टू बी एफ, सॉरी बीई और ई सी, तो बीई बाई ई सी। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा बना हमारा? दूसरा त्रिभुज हमारा बना ए बी ई, ये वाला, ये बीच वाली जो लाइन आ रही इससे ए बी ई। इस त्रिभुज में क्या दे रखा है हमें कि ये जो भुजा है डी एफ,
DF वो पैरेलल है किसके? AE के। AE के ये भुजा जो DF है ये वाली, ये इस AE भुजा के पैरेलल है। ठीक है, सवाल में दे रखा है। तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय BPT आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में हो जाएगा DB बाई AD। ये तो यूं क्यों रहेगा? DB बाई AD, ये DB और ये AD। ठीक है, अनुपात के रूप में लिख दिया। इसी तरह से दूसरी भुजा थी ये वाली, तो इसमें क्या आएगा? BF अपॉन FE, तो इक्वल्स टू BF अपॉन FE। इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यदि हम दोनों समीकरणों को देखें, 1 और 2 को, तो देखिए इधर भी DB बाई AD है और इधर भी DB बाई AD है, यानी एक पक्ष समान है। ठीक है, LHS बराबर है, तो इसका मतलब RHS जो है वो भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों, ये वाला और ये वाला आपस में भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? एक छोटी सी बात समझाता हूं आपको। देखिए, अगर कोई कहे कि राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, ठीक है, और दूसरा आदमी हमसे कहे कि अनिल श्याम से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? राम और अनिल ये दोनों श्याम से बड़े हैं, यानी इन दोनों की उम्र बराबर है। राम और अनिल दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसी तरह से तो ये क्या हो गया? अब यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, ऐसे लिखने के बाद में अब इन दोनों का हम इक्वल प्रूव कर देंगे। कैसे लिख देंगे? इधर तो लिख देंगे हम BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ठीक है, इसको पक्षांतर करके भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि सवाल में हमें दिया हुआ है। BF बटा FE इस साइड में है, तो BF अपॉन FE इस साइड में ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, और BE अपॉन EC राइट हैंड साइड में ले गए। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 6.20 में, यानी इस वाली आकृति में, यदि DE पैरेलल टू OQ, देखिए इस आकृति में क्या है? PQR, ये एक त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसके अंदर एक भुजा, एक रेखा बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है EF, एक लाइन बनी हुई है EF। त्रिभुज PQR में एक लाइन, त्रिभुज PQR की दो भुजाओं को एक लाइन काट रही है EF। ठीक है, अब काट किस तरह से रही है? बराबर काट रही है या नहीं काट रही है, ये तो हमें चेक करना है। अगर बराबर काटे तो हमें सवाल में दिया गया है EF पैरेलल टू QR, यानी ये और ये, EF ये वाली भुजा और QR ये वाली भुजा, क्या ये दोनों समानांतर हैं? दर्शाना है, हमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, अगर समानांतर हैं इसका मतलब ये दोनों जो भुजाएं इस त्रिभुज की PE, ये PQ, इसकी जो दो हिस्से हैं ये PE और EQ,
इनका अनुपात और पी एफ और एफ आर इसका अनुपात ये बराबर होगा। अगर अनुपात बराबर है तो ये दोनों समानांतर है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, जो हमारी बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसकी कोरोलरी, उसकी कन्वर्स थ्योरम, उसकी विपरीत थ्योरम। विपरीत थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी की विपरीत थ्योरम हमें कहती है कि अगर कोई रेखा, जैसे कि ये ई एफ दे रखी है चित्र में, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो वो जो रेखा है यानी ई एफ, वो तीसरी रेखा जो है त्रिभुज की यानी क्यू आर, इसके समानांतर होती है। ठीक है, तो कन्वर्स बीपीटी का प्रयोग इसमें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को वो देखिए। अब आप देखिए, इसमें हमसे कहा गया है ED पैरेलल टू OQ, ED, ये ED पैरेलल टू OQ। ठीक है, इधर हम दूसरी बात हमसे कहिए DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। ठीक है, फिर हमें दर्शाना है कि ये EF और ये QR ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, आई बात समझ में? ED और OQ पैरेलल है, DF और OR पैरेलल है, ये हमें सवाल में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सवाल में हम देखें तो हमें कुल मिला के 3 त्रिभुज नजर आते हैं, उन पे ध्यान देना। वैसे त्रिभुज 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन आप त्रिभुज 3 पे मानिए। पहला त्रिभुज तो ये वाला मानिए, कौन सा, POQ, POQ ये वाला। दूसरा त्रिभुज POR, POR। तीसरा त्रिभुज दिखने में तो हमें OQR भी नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। एक बड़ा त्रिभुज जो है इसको देख लेते हैं हम, PQR। ठीक है, तो हम एक एक करके इस सवाल को क्रमबद्ध रूप से हल करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे पहला त्रिभुज को, लिखेंगे कैसे, त्रिभुज POQ में, POQ में क्या है, DE पैरेलल टू OQ, ये हमें दे ही रखा है OQ। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो BPT लगेगी, तो बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार। ठीक है, अब क्या होगा, इस त्रिभुज में लगेगी POQ में, तो क्या हो जाएगा, ये PE यानी ये वाला हिस्सा और EQ अपॉन EQ बराबर हो जाएगा किसके, PD अपॉन DO। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज POR में क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू OR, ये DF पैरेलल है OR के। ठीक है, तो इस त्रिभुज में भी अब BPT लगेगी, तो बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज की अन्य दो जो भुजाएं होती हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो भाई BPT का मतलब क्या हो गया, अब समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो कैसे, PD बटा DO, PD, या इसको इधर वाली भुजा को पहले लिख देता हूं मैं, PF अपॉन FR।
इक्वल्स टू PD अपॉन DO। इसको हमने लिख लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण, इन दोनों समीकरणों को अगर हम देखें तो देखिए PD अपॉन DO इधर भी है, PD अपॉन DO इधर भी है। तो अगर इन दोनों समीकरणों के अनुसार हम बात करें तो PD अपॉन DO किसके बराबर है? इसके। और इधर क्या है? PD अपॉन DO किसके बराबर है? इसके। यानी ये दोनों आपस में ही बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम चित्र में देखें तो देखिए PE यानी P से E तक की दूरी, ये वाली दूरी, और EQ यानी ये वाली दूरी, इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर बता रहे हैं हम? PF यानी ये वाली दूरी और FR इसके। ठीक है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि D, ये जो EF जो भुजा है, EF ये इसको डिवाइड कर रही है और समान अनुपात में डिवाइड कर रही है। तो बाई जो कन्वर्स BPT है, तो BPT अतः BPT की विपरीत प्रमेय के अनुसार, की विपरीत प्रमेय के अनुसार, BPT की विपरीत प्रमेय या कन्वर्स BPT क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, जैसा कि यहां पर काट रही है, तो वह रेखा यानी ये EF जो रेखा है तीसरी भुजा के समानांतर होती है। त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है? QR। तो यानी क्या हो गया? EF पैरेलल टू QR इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी की तरह है।